हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश बाय शानू रावत। आज है 13 मई 2021 और आज 13 मई 2021 की जो वोकेबलरी की डोज है उसके साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो अपनी सेशन होने जा रहा है इसमें मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक बड़ी ज़बरदस्त डोज, जिसमें कि मैं आप सभी को जो है टॉप 25 डिफरेंट एग्जाम में जो रिपीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए हैं उनको कवर कराने वाला हूँ। और ये बड़े ज़बरदस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि योर अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए और भी बाकी वर्ड्स मैं आप सभी के सामने क्लियर करता रहूँगा, जिससे कि आपके जो वोकेबलरी है उस पर हम अच्छे तरीके से वार कर सकें और बढ़िया लेवल पे हम उसको जो तैयार कर सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेकर के चल रहा हूँ आपको आज की अपनी डोज की तरफ। तो देखिए दोस्त, आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है आपका स्टडी ऑफ मैनकाइंड। और जो स्टडी ऑफ मैनकाइंड होता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि जो ये स्टडी वर्ड है, अगर ये आपके किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आ जा रहा है तो इसमें हमारा एक रूट काम करता है। और वो रूट कौन सा होता है मेरे भाई? लॉजी। रूट कौन सा होता है मेरे दोस्त? लॉजी होता है। क्योंकि जो लॉजी रूट वर्ड होता है, लॉजी रूट वर्ड आपको हमेशा दिखाता है स्टडी को। किसको दिखाता है दोस्त? स्टडी को दिखाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूँ यहीं पे, तो अगर IST किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है, मतलब लॉजिस्ट लगा हुआ है, तो इट्स मीन्स वन हु स्टडीज। तो यहाँ पर जो है डूअर की तरफ इशारा कर देता है। किसकी तरफ इशारा कर देता है मेरे भाई? डूअर की तरफ इशारा कर देता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कि मनुष्य की जो जाति है या फिर मनुष्य का जो अध्ययन है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात स्टडी आ गया, तो इस वर्ड में आपको क्या आएगा दोस्त? इसमें आएगा आपका लॉजी। तो इसमें लॉजी आ गया, तो पहली बात तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेना, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ इसमें एक वर्ड आ रहा है मैनकाइंड। क्या आ रहा है दोस्त? इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारा मैनकाइंड। और मैनकाइंड के लिए याद रखें, रूट वर्ड जो हमारा आता है वो आता है एंथ्रोप। क्या आता है मेरे भाई? एंथ्रोप आता है। तो हमेशा याद रखें कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड क्या बन गया मेरे भाई? एंथ्रोपोलॉजी। क्या बन गया दोस्त? एंथ्रोपोलॉजी बन गया। साथ ही साथ अगर मैं कर दूं वन हु स्टडीज अबाउट मैनकाइंड, तो वहां पर आ जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वन हु स्टडीज के बारे में बात आ गई, और तो वन हु स्टडीज आ गया, इट्स मीन्स डूअर के बारे में बात करी। तो डूअर के लिए रूट वर्ड क्या आ जाता है मेरे भाई? IST आपका आ जाता है। तो आई होप पहला वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड क्या हो जाता है मेरे भाई? एंथ्रोपोलॉजी। इट्स मीन्स मानव विज्ञान, मनुष्य जाति का अध्ययन, या फिर मानव विज्ञान ही आएगा नॉर्मली। आगे बढ़ जा रहा हूँ सेकंड वर्ड की तरफ, अ स्टेटमेंट ऑफ ऑथ। ऑथ आप सभी जानते हैं, ऑथ मतलब होता है मेरे भाई शपथ। ऑथ का मतलब भाई क्या होता है आपका? शपथ। मतलब जो आप कसम खाते हैं उसको ऑथ बोला जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑथ आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? एफिडेविट। और एफिडेविट आप सभी जानते हैं शपथ पत्र। जैसे कि आप तहसील में जाकर के बनवाते हैं कि मैं जो है ये प्रमाणित करता हूँ कि डी 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 डी, समझ पा रहे हैं ना आप? वही तो जो XYZ आप उसमें लिखवा देते हैं बातें, वो आपका एफिडेविट होता है। तो ये वही बात करें कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि आप जो क्या ले रहे हैं? ओथ ले रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे दोस्त? एफिडेविट बोलेंगे। ये भी आसान वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जा रहा हूँ, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि चीज़ों को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा निपुण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त डेक्स्ट्रियस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेक्स्ट्रियस बोलते हैं। और डेक्स्ट्रियस का सबसे बढ़िया सा मीनिंग होता है मेरे भाई कुशल। क्या मीनिंग होता है इसका? कुशल। कि जो इंसान बड़ा ही कुशल है, निपुण है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रियस आप जो बोल देंगे। तो याद रहेगा ना, डेक्स्ट्रियस। डेक्स्ट्रियस का मतलब क्या होगा? कोई एक ऐसा इंसान जो कि चीज़ों को डील करने में क्या है भाई? बिल्कुल निपुण है, तो वो हमारा कहलाया जाता है दोस्त डेक्स्ट्रियस। याद रहेगा ना? तो ये आपका हो गया डेक्स्ट्रियस। इसी के साथ आगे बढ़ जा रहा हूँ, नेक्स्ट वर्ड को देखिए। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। अब ये कह रहा है किसी चीज़ का बद से बदतर होना। अब बद से बदतर होना, तो इसका मतलब क्या होता है? डेटोरेट। इसका मतलब आपका क्या होता है? डेटोरेट। हाँ बेटा, तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा? डेटोरेट। अब देखो यहाँ पे चीजों को समझना, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बैड, और बैड टू वर्ड्स क्या रखा है? बैड टू वर्ड्स क्या रखा है? प्यारे बच्चे, आप सभी को मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था, तो बताया था कि जो बैड वर्ड है इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्ड्स, और इसी की सुपरलेटिव डिग्री मेरी क्या हो जाती है? वर्स्ट हो जाती है। तो ये होता है बुरा, ये होता है और बुरा, और ये होता है सबसे बुरा। मतलब बुरा और बुरा और सबसे बुरा। तो जैसे कि आप समझते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, तो वही कंडीशन आपकी बैड के साथ लगती है। तो कह रहा है टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब किसी चीज़ को बुरे से बदतर होना, मतलब बुरे से मतलब हालात बद से बदतर होना, तो उसको बोलते हैं डेटोरेट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? डेटोरेट। तो डेटोरेट का अगर मीनिंग की बात मैं आप सभी के सामने करूँ तो ये हो जाएगा स्थिति का बदतर होना। इसका मीनिंग क्या निकलेगा मेरे भाई? स्थिति का बदतर होना। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ। ए स्पीच स्पोकन इन फॉर्मल और थ्रेटिकल स्टाइल। एक कोई भी ऐसा भाषण जो कि बड़ा ही फॉर्मल तरीके से और थ्रेटनिंग स्टाइल में बोला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं दोस्त डिक्लेमेशन। और डिक्लेमेशन जो आपका होता है, डिक्लेमेशन का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ साधारण सा होता है भाषण। जब भी कभी कोई भी जो नेता लोग होते हैं भाषण वगैरह दे रहे होते हैं तो बड़ा सीधे सीधे तरीके से वो बोल रहे होते हैं। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि स्पीच स्पोकन इन फॉर्मल, कि जो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोली जाए। अब आप बताओ भाई कि अगर कोई भी नेता है और वो फॉर्मल तरीके से नहीं बोलेगा तो उसका जो स्पीच होगी वो क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी, या फिर वो पब्लिक के ऊपर अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएगा। तो याद रहेगा डिक्लेमेशन, इसे ऐसे याद रखो है डिक्लेयर कर रहा है। ये डिक्लेमेशन में कहीं ना कहीं क्या वर्ड नजर आ रहा है, थोड़ा सा डिक्लेयर, क्या कर रहा है दोस्त, डिक्लेयर कर रहा है। अब जब डिक्लेयर कर रहा है तो डिक्लेयर यार सही सही तरीके से करेगा या बस ऐसे ही डिक्लेयर कर देगा आनन फानन में। तो डिक्लेयर बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है, इसलिए डिक्लेमेशन आता है। आगे बढ़ रहा हूँ, वन हु इज ए पर्सन हु इज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज कंट्री। अब देखो दोस्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको आप जो देख पा रहे हैं इसकी लैंग्वेज आप इजीली क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त समझना, एक्सपेल्ड का मतलब होता है जो कि किसी मतलब अपने देश से निकाल दिया जाए। तो एक ऐसा आदमी जो कि अपने देश से निकाल दिया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं, एग्जाइल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एग्जाइल बोलते हैं। और अगर इसकी मीनिंग की बात कर दूं तो इसका मीनिंग होता है निर्वासित व्यक्ति। इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, निर्वासित व्यक्ति। इट्स मीन्स जो कि अपने देश से निकाल दिया गया। जैसे कि कई बार कुछ इंसान जो कांड कर देते हैं, आप जानते हो ना कि कुछ इंसान कांड कर देते हैं। तो अगर वो कोई इंसान बड़ा कांड कर दे रहा है तो उसको जो कोर्ट जो होता है उसे निकाल देता है कि भाई तू निकल ले, 9-2-11 हो जाए हमारे देश से, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो तुझे देख देख के जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कांड करना सीख जाए। तो इसलिए एग्जाइल आता है, एग्जाइल होता है निर्वासित व्यक्ति के लिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इट्स मीन्स कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से संतुलन की स्थिति, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं दोस्त, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम बिल्कुल सीधी सी बात है, इक्वल कहीं ना कहीं इसमें नजर आपको आ रहा है। क्या नजर आ रहा है दोस्त आपको, इसमें नजर आ रहा है इक्वल। तो इक्वल से क्या बनता है मेरा, इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इक्विलिब्रियम जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है संतुलन। इसका मीनिंग क्या हो जाता है दोस्त, संतुलन आपका हो जाता है। तो याद रहेगा ना। अब तक देखो 7 वर्ड क्लियर किए, जल्दी जल्दी रिपीट करो, एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो स्टडी है तो लॉजी, मैनकाइंड है तो एंथ्रोप, तो एंथ्रोपोलॉजी। इसी के साथ स्टडी ऑफ ऑथ, ऑथ मतलब शपथ हो गया। स्टेटमेंट ऑफ ऑथ, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप शपथ ले रहे हैं तो वो हो गया एफिडेविट। इसी के साथ स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, एक ऐसा आदमी जो कि चीज़ों को निपटने में मतलब चीज़ों को इस्तेमाल करने में बड़ा कुशल हो तो वो हो गया डेक्स्ट्रियस। इसी के साथ बद से बदतर बनाना, डेटोरेट। और एक ऑफिशियल या फिर फॉर्मल जो स्पोकन स्टाइल होता है उसे क्या बोलते हैं, डिक्लेमेशन, भाषण। इसी के साथ जो देश से निकाल दिया वो भी एग्जाइल हो गया, निर्वासित व्यक्ति। और जो परफेक्ट बैलेंस की स्थिति वो हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, ठीक है ना। तो याद रहेगा। आगे बढ़ रहा हूँ, ए साइंस ऑफ द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेसेस, ये बड़ा तगड़ा शब्द है। देखो, द साइंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ह्यूमन रेसेस, इट्स मीन्स इसको बोलते हैं एंथनोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एथनोलॉजी। अब इसको समझना मेरे दोस्त, इसका जो आपका मीनिंग है, कह रहे हैं कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें कि हम मनुष्य जो जाति होती हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब हो गया एथनोलॉजी। इट्स मीन्स मानव वंश विद्या। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया मानव वंश विद्या। अब ये मानव वंश विद्या का मतलब यहाँ पे क्या है, मानव वंश विद्या का मतलब है कि ह्यूमन का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इस बारे में जो अध्ययन कर रहा होता है साइंस या फिर विज्ञान की वो शाखा ब्रांच जिसमें कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होती है मेरे दोस्त एथनोलॉजी। आगे बढ़ रहा हूँ, ए पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ ह्यूमन रेस। अब देखो बिल्कुल सेम वही वर्ड जो अभी पढ़ा के आया था कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आप IST लगा दे रहे हैं तो डूअर की तरफ इशारा करता है। और ये जो आपका वर्ड है इसमें आपसे क्या कह रहा है, ए पर्सन मतलब वो व्यक्ति जो कि अध्ययन कर रहा है। तो जो वो व्यक्ति की बात आपने ले ली तो इसमें क्या आएगा मेरे भाई, इथनोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें अब की बार आपने IST लगा दिया, ठीक है ना। याद रखें जो ह्यूमन रेसेस होते हैं उसके लिए इथनो रूट वर्ड बना हुआ है। उसके लिए क्या बना है मेरे प्यारे भाई, इथनो रूट वर्ड बना है। तो ये यहाँ पे देखो, वहाँ पे केवल अध्ययन था तो इथनोलॉजी हो गई, यहाँ पे करने वाले की बात कर दी तो इथनोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। इसी के साथ देखो फिर से एक नेक्स्ट जो है आपके लिए बड़ा आसान सा लेकर के आऊंगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी है तो भैया क्या आएगा आपके इसमें, लॉजी आएगा। स्टडी है तो आपका क्या आ जाएगा, लॉजी आ जाएगा। किसकी है भैया, इंसेक्ट की है। तो इंसेक्ट के लिए क्या आता है, एंटोमो। इंसेक्ट के लिए आपका भाई क्या आ जाता है, एंटोमो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटोमोलॉजी। क्या हो गया मेरे भाई, एंटोमोलॉजी। इसी के साथ स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। अब देखो स्टडी फिर से आ गया तो भाई आपका क्या आएगा, लॉजी आएगा। स्टडी आते हैं आपका क्या आएगा, लॉजी आएगा। डेरिवेशन का मतलब होता है भाई निर्माण, उत्पत्ति। इट्स मीन्स जो बनावट होती है मतलब जो विकास होता है उसकी बात करें कि वो विज्ञान की वो शाखा जिसमें कि हम शब्दों के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है मेरे भाई, वो हो जाती है एंटोमोलॉजी। क्या हो जाती है मेरे भाई, इंटमोलॉजी, इटमोलॉजी। अब देखो ये दोनों वर्ड मैंने इसीलिए साथ में लिए क्योंकि इन दोनों वर्ड्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एंटोमोलॉजी जो है वो तो इंसेक्ट्स का अध्ययन हो गया, और जो इटमोलॉजी है वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका
कि शब्दों का विकास का अध्ययन, कि शब्दों का विकास कैसे होता है। इसी के साथ एस्टेबलाइज्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये कहता है कि जो मतलब हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके द्वारा हम जो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, कि जो हमारे शिष्टाचार होते हैं या फिर जो मतलब किसी को रेस्पेक्ट देने के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, या फिर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि जिससे कि आपका बिहेवियर जो हर जगह एक्सेप्ट हो सके, तो उसे बोलते हैं मेरे भाई एटिक्विटी। और एटिक्विटी बहुत ही आसान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डेली लाइफ के लिए, और इसका मतलब होता है दोस्त शिष्टाचार, ठीक है ना। एटिक्विटीज, शिष्टाचार, जो हमारे अच्छे अच्छे हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसको हमारे एटिक्विटी बोला जाता है। तो ये हमारा होता है दोस्त शिष्टाचार। आई होप ये जो आपको मैंने 12 वर्ड क्लियर किए ये आप सभी को समझ में आए होंगे। जल्दी से एक बार जो इनका रिवाइज कर लो। स्टडी मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और स्टेटमेंट ऑफ ऑथ क्या हो गया भैया, एफिडेविट, जो चीज़ों को हैंडलिंग करने में निपुण है वो हो गया डेक्स्ट्रियस, इसी के साथ बद से बदतर करना डिटोरेट, और फॉर्मल स्पीच जो होती है भाई उसे बोलते हैं डिक्लेरेमेशन। इसी के साथ एक पर्सन जो कि अपने देश से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कांड कर दिया था तो वो हो गया एग्जाइल। परफेक्ट बैलेंस हो रहा है तो भैया इक्विलिब्रियम। और जो वेरिएशन ऑफ ह्यूमन रेसिस के उसके बारे में जो अध्ययन होता है या फिर जो अध्ययन की शाखा है वो होगी इटनोलॉजी। इसी के साथ जो करने वाला इंसान है जो कि उसमें निपुण है वो हो गया इटनोलॉजिस्ट। इसी के साथ जो कीट का अध्ययन होता है वो हो गया एंटोमोलॉजिस्ट। और अगर बात करें डेविएशन मतलब शब्दों की उत्पत्ति के अध्ययन की बात करें तो हो गया इथमोलॉजिस्ट। और जो नियम कायदे कानून बने होते हैं एक अच्छे संस्कारी बच्चे के लिए वो होते हैं एटिक्विटीज, शिष्टाचार। चलिए दोस्त आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलो आज की नेक्स्ट वोकैब्स की तरफ। देखो नेक्स्ट जो आपका वर्ड आता है वो भी बड़ा शानदार वर्ड है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए भाई, ये जो वर्ड आ रहा है ये फुल और चीयरफुल, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म। ये कह रहा है कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल जोश से ऊर्जा से भरा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो ऊर्जावान या फिर जोशीले इंसान को बोलते हैं मेरे भाई एबिलियंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई इबिलियंट। और इबिलियंट जो आपका वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऊर्जा या फिर जोश से भरपूर, याद रहेगा ना। इबिलियंट क्या होता है मेरे भाई इबिलियंट। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फुल ऑफ चीयरफुल, एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म, मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि जोश ऊर्जा एनर्जी से फुल भरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं इबिलियंट। आगे बढ़ता हूँ, ए स्पीच और अ प्रेजेंटेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। कोई भी एक ऐसा भाषण या फिर कोई भी एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसकी आपने कोई तैयारी नहीं की, आप अचानक से जो उसको करना शुरू कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। क्या बोलते हैं एक्सटेम्पर। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी सीखिए, उसी को बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। क्या बोलते हैं दोस्त इम्प्रॉम्प्टू, याद रहेगा ना। क्या क्या बोलेंगे आप उसको, एक्सटेम्पोर या फिर इम्प्रॉम्प्टू। तो ये हो गया बिना पूर्व तैयारी के। इसी के साथ ए बुक गिविंग इंफॉर्मेशन और ऑन एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक ऐसी किताब जो कि हर एक जो ज्ञान का शाखा, हर एक पहलू पर जो ज्ञान देती हो, तो ऐसी किताब को बोलते हैं मेरे दोस्त एनसाइक्लोपीडिया। अब ये जो मेरा वर्ड है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जो एनसाइक्लोपीडिया इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुई है, तो इसकी स्पेलिंग को एक बार मेरे साथ दोहरा लो। ENCYCLOPEDI है। यहाँ पे बच्चा PAEDIA याद करता है जो कि गलत होता है, ठीक है। तो एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। इट्स मीन्स एक ऐसी किताब जिसके अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है सारी मतलब एक ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के बारे में जिस पे ज्ञान आपको मिल जाए तो होती है एनसाइक्लोपीडिया। एक ऐसी किताब जिसमें हर सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है ना, एनसाइक्लोपीडिया। आगे बढ़ रहा हूँ, ए डिसीज दैट ओकर्स विद इन अ स्पेसिफिक एरिया रीजन और लॉकेट। एक ऐसी बीमारी जो कि किसी एक विशेष क्षेत्र में होती है, एक विशेष जगह पर होती है, तो उस जगह बीमारी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उसे बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं दोस्त, एंडेमिक उस बीमारी को बोलते हैं। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक दो वर्ड और भी निकलते हैं, जैसे कि एंडेमिक के साथ एक वर्ड और निकलेगा एपिडेमिक। इसी के साथ आपको क्या वर्ड निकलता है मेरे दोस्त, एपिडेमिक भी आपका जो वर्ड निकलेगा। और एपिडेमिक के साथ ही साथ एक दो वर्ड आपको और भी निकलेगा, जैसे कि इसी में वर्ड निकलेगा पेंडेमिक। तो इस सारे के सारे वर्डों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पेंडेमिक, ठीक है, PNDEMIC पेंडेमिक। अब देखो एपिडेमिक और एंडेमिक और पेंडेमिक, इन तीनों का मीनिंग कहीं ना कहीं बीमारी से रिलेटेड होता है। लेकिन ध्यान से समझना, एंडेमिक जो होता है ये एक विशेष क्षेत्र की होती है। मान के चलो कि हमारे इंडिया के अंदर एक पार्टिकुलर राज्य राजस्थान, उसके अंदर कोई बीमारी आ गई, तो जो केवल राजस्थान के अंदर आई बाकी कहीं नहीं आई, तो वो जो बीमारी होगी वो आपकी हो जाएगी दोस्त एंडेमिक। साथ साथ एपिडेमिक जो होती है, एपिडेमिक होती है दोस्त महामारी,
ये क्या होती है दोस्त? महामारी। महामारी का मतलब क्या है कि एक ऐसी बीमारी जो कि एक ही समय पर बहुत बड़ी संख्या में या बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जान ले ले, तो वो बन जाती है दोस्त एपिडेमिक। और जब एक बीमारी पूरे के पूरे विश्व में फैल जाए और वो अपने आप में खतरनाक भी हो, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, मैं कहना चाहूँ तो इसको मैं बोलूँगा विश्वमारी। इसको क्या बोलूँगा दोस्त? विश्वमारी। जैसे कि इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा, कोविड-19। भाई कोविड-19 हमारा क्या है? एक अपने आप में पेंडेमिक है। क्यों है? क्योंकि कोविड-19 ने जो है पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित किया है, ठीक है ना। तो वो क्या है? मेरा पेंडेमिक है। इसी के साथ एपिडेमिक क्या है? एक महामारी है। तो महामारी और पेंडेमिक, मतलब एपिडेमिक और पेंडेमिक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एंडेमिक पे विशेष ध्यान रखना। एंडेमिक जो होता है, एंडेमिक आपका होता है कि एक विशेष क्षेत्र में आने वाली बीमारी। अब देखो याद कैसे रहेगी, इसके अंदर तुम्हें क्या नजर आ रहा है दोस्त? इसके अंदर तुम्हें वर्ड नजर आ रहा है एंड। तो ऐसे याद रखो कि जिस भी बीमारी का एंड एक छोटी जगह में हो गया तो वो मेरी क्या बन जाती है दोस्त? एंडेमिक। और ये हो गई पेंड, इट्स मीन्स पेंडिंग। आपने इसको कर दिया पेंडिंग होगी, तो भाई पेंडिंग होते होते ये पूरे विश्व में फैल गई, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से याद रखना। तो एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, इनमें विशेष आप सभी को जो है डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें एग्जामिनर भी जो है कोविड से रिलेटेड सारे वर्ड्स को कवर करेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ रहा हूँ। एबल टू बी मोल्डेड और शेप्ड विदाउट ब्रेकिंग। देखो बड़ा शानदार शब्द आप सभी के सामने एक बार फिर आया। ये कहता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप बिना तोड़े उसको एक शेप दे सकते हो, ठीक है ना, जिसको बिना तोड़े मरोड़े उसको जो नई शेप दी जा सकती हो। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं मेरे भाई? डुक्टाइल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्त? डुक्टाइल बोलते हैं। डुक्टाइल का मतलब होता है नम्र, इट्स मीन्स फ्लेक्सिबल। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ तो कुछ रबड़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि रबर बैंड होता है, तो रबर बैंड को हम बिना तोड़े तो इतनी सारी शेप दे देते हैं, तो वो हमारा डुक्टाइल हो जाता है। इसी के साथ नॉट श्योर और सर्टेन, इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज जो कि निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? ड्यूबियस। और ड्यूबियस का मतलब होता है दोस्त संदिग्ध। इसका मतलब क्या होता है? संदिग्ध। इट्स मीन्स जिसके बारे में आप खुद श्योर नहीं है, तो वो आपकी ड्यूबियस हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूँ। मैनिया फॉर ट्रेवलिंग। अब देखो एक मैनिया जो वर्ड था आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, फोबिया भी पढ़ा रखा है, मैनिया पढ़ा रखा है। फोबिया होता है मेरे भाई भय, और मैनिया होता है एक्सेसिव कंपल्सन। इट्स मीन्स एक तरीके की लत या फिर एक तरीके की बहुत ज्यादा इच्छा, तो उसको हम मैनिया बोल देते हैं। तो ये कह रहा है मैनिया फॉर ट्रेवलिंग, मतलब जो ट्रेवल करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो उसे बोलते हैं ड्रोमोमेनिया। उसे क्या बोलेंगे दोस्त? ड्रोमोमेनिया। बढ़िया वर्ड है, याद रखिएगा। ड्रोमोमेनिया अपने आप में यूनिक है। इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड पढ़ा रखे हैं, डिप्सोमेनिया और आपका बातोमेनिया, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हर वर्ड मैंने क्लियर कर रखा है, विशेष ध्यान रखें, याद रखें, तो याद रहेगा ना मैनिया और फोबिया। आगे बढ़ रहा हूँ। लार्ज रूम इन विच मैनी पीपल स्लीप, एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ सो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं डॉर्मेटरी। और जो आपका डॉर्मेटरी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है भाई मेरे धर्मशाला। क्या होता है? धर्मशाला। जैसे कि हर एक शहर में बनी हुई होती है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आराम कर लेते हैं रात को या जब भी मन करे, ठीक है, तो हो गया डॉर्मेटरी, याद रहेगा। चलो यहीं से ऑर्फनेज आपका वर्ड आ जाता है। ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम, जिसमें कि आपके जो ऑर्फन्स रहते हैं, ठीक है, तो विशेष ध्यान आप सभी को रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वक्तव्य, एक ऐसा डायलॉग जिसमें कि बातों को इतना बड़ा चढ़ा दिया जाए जो कि कवर ही ना हो पाए, ठीक है, मतलब बातों को लिमिट से ज्यादा बड़ा चढ़ा देना, तो उसे बोलते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। जिससे कि बोलूँ उसने रो रो के सागर भर दिया। अब एक बात तो यार, इतना रोने के लिए कैसे इतनी कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास टनों पैसा है, टनों। अब देखो अगर मैं कहता करोड़ों रुपए हैं तो बात चल जाती है, मैं बोलूँ टनों पैसा, टन पैसे को टनों में ले गया, तो यार इतना पैसा कैसे हो सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं उनको हाइपरबोल बोलते हैं, ठीक है ना। जिससे कि मैं बोलूँ कि मेरे दोस्त की दादी जी पर्वत से भी पुरानी है। अब पर्वत, यार पर्वत की तो कोई एज ही नहीं होती, आप उससे भी उनको बुजुर्ग बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं भाई? हाइपरबोल। देखो इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बड़े आसान वर्ड होता है, कुछ बार कई बार तो ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं बनती। हाइपर और बोल, ठीक है। हाइपर आप सभी जानते हो, जो गुस्सा हो जाते हैं आप, तो गुस्से में आप बड़े बड़े बोल बोलते हैं, अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अरे हरामजादे खून कभी तूने आज तक पिया है जो तू अब पी जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे याद रख लो कि जब हाइपर होके तुम बोल बोलते हो, हाइपर होके जो आप बोलते हो वो कैसे हो जाते हैं? हाइपर बोल हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ए पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, एक ऐसा आदमी जो कि अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हाइजीनिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाइजीनिस्ट। अब हाइजीनिस्ट जो होता है ये होता है आरोग्य शास्त्री, इट्स मीन जो कि अपनी सेहत को लेकर बड़ा ध्यान रखता है, आरोग्य शास्त्री, विशेष ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पढ़ता हूँ वोयलेंट स्टॉर्म। अब देखो ये स्टॉर्म वर्ड जो ये तो आप सभी ने पढ़ रखा है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, लेकिन ये वोयलेंट मतलब तेज तूफान, तो तेज तूफान को बोलते हैं ह्यूरिकेन। क्या बोलते हैं दोस्त? ह्यूरिकेन बोलते हैं। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि ह्यूरिकेन कोई विशेष जगह आते हैं, नहीं भाई, ह्यूरिकेन कहीं भी आ सकता है, जो बहुत तगड़ा तूफान है ये ह्यूरिकेन है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपको वर्ड आ जाता है, नेक्स्ट वर्ड आपसे कह रहा है कि एक्सकेप ऑफ ब्लड टू द रैप्चर्स ऑफ ब्लड वेसल्स इनसाइड द बॉडी। तो इसको समझिएगा, बढ़िया वर्ड है ये भी अपने आप में, कि जो हमारा खून है वो निकलना ब्लड वेसल्स से इनसाइड द बॉडी। इसको ऐसे याद रख लो, इंटरनल ब्लीडिंग। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग। जब किसी इंसान को चोट लगे और उसके बाहर खून ना निकले, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो नस नाड़ियाँ होती हैं अगर वो बस्ट हो जा रही है, उसमें अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेमोरेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हेमोरेज। याद रहेगा ना, हेमोरेज, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि जहाज, पानी के जहाज खड़े होते हैं या फिर वो लगाए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, उसको बोलते हैं हार्बर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हार्बर बोलते हैं। उसको पोर्ट मत याद कर लेना, कई बार इसमें ऑप्शन आता है पोर्ट, तो पोर्ट होता है बंदरगाह। हालांकि हार्बर का भी मतलब बंदरगाह होता है, लेकिन विशेष जगह होती है। पोर्ट वो होता है जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग सारी चीज़ें होती हैं, और हार्बर वो होती है जहाँ पर उनको खड़ा किया जाता है, एक तरीके से पार्किंग में खड़ा किया जाता है। तो ठीक है भाई, ये भी आप सभी को याद हो गया। तो ये आज मैंने जो 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सभी के सामने कवर किए हैं। अगर भाई बढ़िया लगा हो, मज़ा आया हो, तो एक बार जो है अपनी जो वीडियो है इसको लाइक करो, शेयर करो, और एक बार मुझे कमेंट करके बताओ किस तरीके से मैं आप सभी की और अच्छे तरीके से मदद कर सकूं, और जो ये अपनी वीडियो है इसको और अच्छे से इम्प्रूव मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए अपना सेशन इतना ही रहेगा। डोज को रेगुलर लेते रहो, जिससे कि आपकी जो वोकैब्स की बीमारी है वो दूर हो जाए। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।